Hello students, myself Dr. Shweta Tripathi, your economics mentor, and I'm here to make the concepts of economics clear and interesting for all of you. आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एडम स्मिथ की थ्योरी को पढ़ेंगे. एडम स्मिथ, एज यू ऑल नो, जिन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा है वो जानते हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा लेमैन, उनकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन द वेस्ट. Why he is known as father of economics? Because 1776 में उन्होंने एक monumental work, एक बहुत ही eminent work लिखा था, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, जिसको कि शॉर्ट में Wealth of Nations भी कहते हैं. एज सच एडम स्मिथ ने कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही थी उनकी ये बुक, लेकिन उन्होंने कोई एज सच सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं दी थी, पर बहुत जगह पर स्कैटर्ड वे में अपने बहुत सारे थॉट्स दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ाने में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो व्यू था, जो ओपिनियन था एडम स्मिथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में, जिसका बहुत प्रोमिनेंट रोल है, वो है नेचुरल लॉ. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, किसी भी देश में लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए. एडम स्मिथ स्टॉन्च सपोर्टर थे फ्री ट्रेड के. वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन को हमेशा प्रोटेस्ट करते थे. उनके अकॉर्डिंग अगर एक इंसान को, एक सिटीजन को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर लेता है. सेम इज द कंडीशन विद द कंट्री. अगर सिटीजन्स को फ्री छोड़ दिया जाए, उन पर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाए, तो अल्टीमेटली एग्रीगेट वेल्थ को, नेशनल वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देंगे. लिज़ार-फेयर इकोनॉमी के बहुत बड़े सपोर्टर थे एडम स्मिथ. एडम स्मिथ कहते थे कि गवर्नमेंट को मार्केट फोर्सेस को फ्री प्ले करने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लीस्ट इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाएगी, फ्री ट्रेड को अपनाएगी, तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से होगा. दूसरा एडम स्मिथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर इन सारे जितने भी आगे चलकर या जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बताए, उसका एक पाइवोटल पॉइंट है जिसके अराउंड उनकी पूरी थ्योरी रिवॉल्व करती है. डिविजन ऑफ लेबर अल्टीमेटली क्या है? डिविजन ऑफ लेबर खुद से डिपेंड करता है मार्केट के एक्सटेंट पर. जैसे जैसे मार्केट का एक्सटेंट बढ़ता जाता है, डिविजन ऑफ लेबर की पॉसिबिलिटी या संभावना भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब मार्केट का एक्सटेंट बढ़ता है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा लेबर्स को हायर किया जाता है. जब ज़्यादा तरह के लेबर्स हायर होते हैं तब लेबर्स के बीच में वर्क का डिवीजन होता है. एक तरह का लेबर रेगुलरली एक ही तरह का काम करता रहता है. जब कोई भी लेबर रेगुलरली एक तरह का काम करता है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है. उसकी एफिशिएंसी, उसकी डेक्सटेरिटी बढ़ती है और अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. वो उतने ही समय में या तो ज़्यादा आउटपुट बनाता है या उतनी ही आउटपुट कम समय में बनाने लगता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो सरप्लस क्रिएट होता है. सरप्लस क्रिएट होता है यानी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट बढ़ जाता है. तीसरी बात उन्होंने कही थी प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन. ये भी बहुत पाइवोटल पॉइंट है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, पहले इकोनॉमिक्स से सारे जितने भी आगे आप पढ़ेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे. उनके अकॉर्डिंग किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन पर. जितना ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, जितना ज़्यादा पूंजी संचय होता है, उतना ही ज़्यादा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. लेकिन ये कैपिटल एक्यूमुलेशन का प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से, कैपिटल कहाँ से आती है? सेविंग से आती है. और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई अंतर नहीं होता है. जितनी सेविंग होती है, क्लासिस्ट मानते थे, उतना ही सारी सेविंग इन्वेस्ट हो जाती है. लेकिन सेविंग कौन करता है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, सेविंग करते हैं सिर्फ कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड. कैपिटलिस्ट अपनी सरप्लस से सेविंग करता है और लैंडलॉर्ड अपनी रेंट से सेविंग करते हैं. तीसरा है लेबर. उन्होंने कहा था लेबर सेविंग करने में केपेबल नहीं होता है. लेबर क्यों नहीं सेविंग करने में केपेबल होता है? उसके लिए क्लासिस्ट मानते थे आयरन लॉ ऑफ वेजेस. ऐसा एज्यूम किया जाता था कि एक वेज फंड होता है
और लेबर्स को वेज फंड से हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल का वेजेस दिया जाता है। किसी समय अगर सब्सिस्टेंस लेवल से ऊपर वेज फंड चला गया, सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा लेबर्स को पे किया जाने लगा, तो क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो वो शादियाँ करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। जब ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर फोर्स बढ़ेगी। लेबर फोर्स बढ़ेगी तो लेबर्स के बीच में काम मांगने का कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे वेजेस जो है वो नीचे आएंगी। वेजेस कंपटीशन की वजह से नीचे आएंगी तो अल्टीमेटली वो फिर से सब्सिस्टेंस लेवल पर आ जाएंगी। और जब एक बार सब्सिस्टेंस लेवल पर आ गई या सब्सिस्टेंस लेवल से किसी समय नीचे चली गई, तब क्या होगा, लेबर अपने नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो कम मैरी करेंगे, वो कम बच्चों को जन्म देंगे, जिससे अल्टीमेटली आगे जाके क्या होगा, लेबर फोर्स रिड्यूस करेगी। जब लेबर फोर्स रिड्यूस करेगी तो कैपिटलिस्ट के बीच में लेबर्स को हायर करने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे वेज रेट हाई होंगे और फिर से सब्सिस्टेंस लेवल पर स्टिक कर जाएंगे। यही है आयरन लॉ ऑफ वेजेस। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जो कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस की वजह से लेबर्स केपेबल नहीं होते हैं सेविंग करने में, तो सेविंग कौन करता है, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड। और सेविंग कब ज़्यादा होगी या कैपिटल एक्यूमुलेशन कब ज़्यादा होगा, जब कैपिटलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस इमर्ज करेंगे, बचाएंगे और उसको सेव करेंगे, जो कि पूरी की पूरी इन्वेस्ट हो जाती है। और कैपिटलिस्ट कब ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, सरप्लस कब ज़्यादा होगी, जब डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। और डिवीजन ऑफ लेबर अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट पर। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को भी एडम स्मिथ ने इम्पॉर्टेंट बताया कि हमारी डोमेस्टिक में अगर आप बना रहे हो तो सिर्फ वहीं के लिए मत बनाओ, अगर सरप्लस है तो उसको बाहर दूसरे देशों में जहाँ उसकी डिमांड है वहाँ बेचकर वहाँ से करेंसी को अर्न करो। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कौन एजेंट्स है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ग्रोथ के 3 एजेंट्स होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी है। एडम स्मिथ ने बताया कि नेचुरल लॉ, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, यही सब कारण है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ाने के। एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ रेट के एजेंट्स कौन से, तो उन्होंने बताया फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जाया जाता है। यही एजेंट्स है ग्रोथ के। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस क्रिएट होता है, ज़्यादा इनकम क्रिएट होती है, तब क्या होता है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आर्टिकल की डिमांड बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, जिससे कॉमर्स और बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड बढ़ती है, फार्मर्स एग्रीकल्चर में नए टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है और वो भी फ्लरिश करती हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कॉमर्स फ्लरिश करता है तो इनके पास जब सरप्लस क्रिएट होती है तो ये किसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है और जब ये तीनों ही फ्लरिश करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं पर हॉल्ट करते हैं, यहीं पर अपने वीडियो को रोकते हैं। कल हम लोग इससे आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे, स्टेशनरी स्टेट को पढ़ेंगे। और एडम स्मिथ ने तो अपनी बातें कही, लेकिन इनकी चीज़ों से कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, तो फिर हम लोग कल इसका क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बार बार मिले। थैंक यू।